ना खाता ना वही, जो मोदी जी के वही सही। क्या सरकार को दुनिया भर के कानून लाने की फुर्सत है? लेकिन इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति यानी 1/4 आबादी के आरक्षण को खाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का कानून आज तक बनाई नहीं। हमें हमारे समाज के लिए बहुत बुरा है। हमारी लड़ाई देश के सिस्टम से है। सिस्टम बहुत मजबूत है। पूरे देश के संसाधनों पे देश का मूल निवासी आज रोटी की लड़ाई, आज इज्जत की लड़ाई लड़ रहा है। क्या उसके पास में वाकई संसाधन है? क्या कारण है कि भारत का मूल निवासी इस देश में नौकर बना हुआ है और जो भारत के बाहर से लोग आए आज वो मालिक बने हुए? का मतलब कहीं ना कहीं सोच का फर्क है। जय भीम। अब आज हम तो लोकसभा के आसपास ही हैं, तो आज अगर वहां तक हाथ उठा के नहीं बोलोगे तो कैसे बात बनी? जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, बाबा साहब अम्बेडकर अमर है। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। हमारे बड़े भाई आदरणीय सुभाष कानखेड़िया जी, जिनके बारे में सतीश जी ने बहुत सारी बातें भी बताई। आज बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात हुई। अभी पिछले दिनों भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जब विदाई समारोह हो रहा था पिछले साल 29 जुलाई को विज्ञान भवन में, तो हम दोनों भाई मिले थे। आज बहुत सारी चीजें याद आई। 97 में जब डीओपीटी ने आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे 5, तो उनको लेकर एक महासंघ बनाया गया था। उस महासंघ में सुभाष कानखेड़िया जी और हमको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, दोनों भाइयों। स्टेट बैंक के कंवर सिंह जी को भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था और इनकम टैक्स के उदित राज जी को चेयरमैन बनाया गया था और पीएनटी विभाग में जो हमारे ब्रह्मपाल जी थे उनको सेक्रेटरी बनाया गया था। 97 का आंदोलन हम दोनों ने साथ साथ लीड किया। लाखों लोग दिल्ली की धरती पर आए, रामला मैदान में हुआ कार्यक्रम। 98 में फिर रैली हुई, फिर सुभाष कानखेड़िया जी ने हम लोगों ने उसको लीड किया। फिर 99 में रैली हुई, 3 दिन तक लोकसभा बंद रही। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और आरक्षण के विरोध में जो आदेश जारी हुए थे उनमें 3 संविधान में संशोधन सरकार को करने पड़े, 81, 82 और 85। तब जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण को आपका ये कन्फेडरेशन, आपका ये महासंघ बचाने में कामयाब हुआ। आपको बधाई। वो दिन भी थे आंदोलन के, आज भी दिन हैं। अभी मेरठ की ही घटना है। एक हमारे समाज का आदमी जिसका नाम इंदु शेखर, उसने मकान बनाया किसी गुजर का, 2.5 लाख रुपए लेने गया, उसको गोली मारी, उसके पैरों में कील ठोकी, चारपाई से बांधा, मार करके उसको पेड़ पे टांगा और उसके बाद में पुलिस स्टेशन को फोन किया कि मैंने उसे मार दिया, उसे आप ले जाइएगा। आज के भारत में ये बात है। मेरठ जैसी जगह में ये बात है जो कि एक बहुत ही अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। तो बाकी भारत की हालत क्या होगी, ये सोचने की बात है। एक समय था जब 2 जुलाई 1997 को भारत सरकार ने पोस्ट पेड रोस्टर लागू किया था। 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में उस दिन एनरोल्ड हुए थे। आज 6 लाख लोग सरकार की नौकरी में, 34 लाख लोग आपकी सरकार की नौकरी से बाहर हुए। एक समय था जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने देश में राष्ट्रीयकरण का दौर लाई, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए, तेल कंपनी, बीमा कंपनियों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और हमारे जैसे आप जैसे लोग सरकार की नौकरी में आकर के गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हुए। ये बात सही है गलत है? सही है। और आज तो हालत यह है कि ना खाता ना वही, जो मोदी जी के वही सही। जो हो रहा है, आप ये बताइए, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ, उसके तहत सरकार की नौकरियों में 22.5% का आरक्षण और लोकसभा विधानसभा में 25% का आरक्षण दिया गया था। जब सरकारी क्षेत्र ही खत्म हो गया तो पूना पैक्ट का क्या भविष्य है? क्या सरकार को दुनिया भर के कानून लाने की फुर्सत है? इस देश की 1/4 आबादी के आरक्षण के लिए जिस क्षेत्र में आरक्षण की मांग
हम 1997 से करते आ रहे हैं। लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पे आए, मुकदमे हम लोगों पे लगे, जेल हम लोग गए, सस्पेंड नौकरी में रहते हुए हम हुए। उसके बाद भी आज तक ना तो आरक्षण कानून बना, कुत्ता मर जाए, हिरन मर जाए तो सलमान खान पर मुकदमा चलने का प्रावधान है, लेकिन इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति यानी 1/4 आबादी के आरक्षण को खाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का कानून आज तक बना ही नहीं, क्योंकि आरक्षण को आज तक कानून ही नहीं बनाया गया। बात समझ में आई? कुछ नहीं आई? अरे सही है गलत है? बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। माँ का और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है, ये बात सही है। लेकिन माँ भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। इसका सच ये है कि जब तक चिल्लाओगे नहीं, सड़कों पे आओगे नहीं, अपनी आवाज उठाओगे नहीं, 2 अप्रैल 2018 को अगर 97, 98, 99, 2000 में लाखों लोग दिल्ली की धरती पर रैली करके नहीं आते, सरकार दबाव में नहीं आती, अगर हम लोग मेरिटन होटल में सांसदों को बुलाकर थ्रेट नहीं करते कि अगर आप हमारी आवाज नहीं उठाओगे तो आपके लोकसभा क्षेत्र में जाकर के हम आपको नंगा करने का काम करेंगे। मजबूरन आवाज उठी, 3 दिन लोकसभा बंद रही, तब जाकर के संविधान में 3 संशोधन हुए। 2 अप्रैल 2018 को अगर समाज आपका सड़कों पर नहीं आता, जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया था, 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद याद करो, कितने बच्चे हमारे मरे, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए, एक रिवॉल्यूशन हुआ। उस रिवॉल्यूशन का परिणाम यह हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को वापस इन्फोर्स करना पड़ा। ये बात सही है ना? सही है। हम लोगों को भारत सरकार ने, महासंघ के लोगों को 100 लोगों को बुलाया। स्थान था अर्जुन मेघवाल, संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार का धन, सरकार की तरफ से थे थावर चंद गहलोत तत्कालीन सोशल जस्टिस मिनिस्टर, अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्री, आपके रामलाल जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सबसे बड़ा होता है बीजेपी के सेटअप में, और इसके साथ में दुष्यंत गौतम जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उससे बातचीत हुई, तय हुआ, लिखित में तय हुआ, सब बातें डिस्कस हुई कि जो चंद्रशेखर आजाद जेल में बंद है, हमने कहा यार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत उसको दे दी, उसके बाद भी तुम्हारी सरकार ने रासुका लगाकर उसे बंद कर रखा है। तय हुआ 1 हफ्ते के अंदर चंद्रशेखर आजाद जेल से बाहर छोड़ दिए जाएंगे। हमारे बच्चे जो 2 अप्रैल 2018 को बंद किए गए हैं, उन बच्चों को मुकदमा वापस करो, आज वो सारा मुकदमा वापस हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो रिजर्वेशन खत्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने, मामला कोर्ट में चल रहा है, उसको आप बहाल करिए। तो उसमें यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक हम इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर आपके खिलाफ आएगा तो हम ऑर्डिनेंस ला करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में रिजर्वेशन बहाल करेंगे और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को कल लोकसभा में पास कर दिया जाएगा। यह तय हुआ। क्यों तय हुआ? क्योंकि हमने 9 अगस्त 2018 का एक भारत बंद का आह्वान कर दिया था। 2 अप्रैल 2018 के जवाब में 9 अगस्त 2018 का एक आह्वान किया। सरकार से डरी, बैकफुट पे आई, और बैकफुट में आने के बाद में ये सारी चीजें डिस्कस हुई। इनमें कुछ काम हुए भी, जैसे SC/ST एट्रोसिटी पास हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में रिजर्वेशन बहाल हो गया, चंद्रशेखर आजाद जेल से बाहर हो गया, कुछ बच्चों के मुकदमे भी वापस हो गए, लेकिन कुछ बच्चों के मुकदमे अभी भी बचे हुए। समझे बात? मेरा आज के साथ सतीश जी हमारे भाई बहुत सुचारू, मैं याद कर रहा हूं आज बरुआ साहब को। 20 साल पहले, 15 साल पहले सतीश कानखेड़िया साहब थे 97-98 में। उसके बाद में बरुआ साहब को बागडोर मिली। स्वर्गीय बरुआ साहब भी महासंघ के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे, और अब भाई सतीश जी ने आपका काम राष्ट्रीय महासचिव का संभाला। उसके बाद में अभी ये बैंकों का मर्जर हुआ। सिंडिकेट बैंक बड़ा बैंक था और उसका मर्जर कैनरा बैंक में हो गया। अब वहां ऑलरेडी एक एसोसिएशन पहले से काम कर रही थी, और हमारी ये सिंडिकेट बैंक की एसोसिएशन भी बहुत बड़ी एसोसिएशन है, लेकिन इसमें सतीश जी ने क्या किया कि बाबा साहब के नाम पर एक रजिस्ट्रेशन करा करके, और इसमें क्योंकि उस एसोसिएशन में कोर्ट केस चल रहे हैं, क्वार्टरली मीटिंग भी शायद कभी होती है कभी नहीं होती है, दिक्कत का समय है, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, तो मर्जर की प्रक्रिया नहीं हो पाई। इसलिए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सिंडिकेट बैंक के साथ ही आए कैनरा बैंक में, उनको सतीश जी ने इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन देने का काम किया। इसलिए जोरदार ताली उनके लिए। साथियों, सड़क पर जब जाते हैं तो एक कोटेशन आप सबने पढ़ा होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना। मेरा अनुभव कहता है 40 साल का,
शेड्यूल्ड कास्ट को देना मजबूरी है तो दिया जाता है, SC ST को देना मजबूरी है तो दिया जाता है देश में, और अगर ना देने का कोई रास्ता निकल सकता तो निकाल दिया जाता है। आप कितने लोग सहमत, हाथ उठा के बताइए। ये बिल्कुल सही है, देना मजबूरी है तो दिया जाएगा, और ना देने का कोई रास्ता निकाला जा सकता है तो निकाल दिया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, हम लोग 6 लाख के आसपास सरकारी क्षेत्र बचे, 44 लाख लोग 97 में जो 40 लाख लोग थे, 40 लाख में मतलब 34 लाख लोग नौकरी से बाहर हैं, जिनमें कानखेड़िया साहब भी हैं। मैं उनमें से एक हूं, मैंने भी नौकरी से 2021 में इस्तीफा दे दिया था। तो ये जो नौकरी से लोग निकले हैं, दुर्भाग्य ये हो रहा है कि नई जनरेशन जो आ रही है वो इधर ध्यान नहीं दे रही है, और मैनेजमेंट पुराने लोगों को एंटरटेन नहीं कर रही। इस विषय में अभी राष्ट्रीय आयोग के साथ हमारी बातचीत हुई। बातचीत में तय हुआ कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं, अगर उनका संविधान संगठन उनका परमिट करता है कि वो पदाधिकारी हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को मैनेजमेंट मना नहीं कर सकती। वो ऐसे राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको मैनेजमेंट को एंटरटेन करना पड़ेगा, क्वार्टरली मीटिंग को बुलाना पड़ेगा, सारी मीटिंगों में उनका पार्टिसिपेशन होगा। ये फैसला अभी 13 दिसंबर को राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के चेयरमैन के सिग्नेचर में हम लोग कराने में कामयाब रहे। पिछले दिनों हो सकता है कि सिंडिकेट बैंक के भी कुछ लोग प्रभावित हुए हों। हम लोगों ने मेहनत की थी, जो हमारी एक वित्त मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज जो हमारी नोडल मिनिस्ट्री है, उसमें एक बैठक कराने का हमने व्यवस्था शुरू कराई थी। डॉक्टर सूरजभान जब आयोग के चेयरमैन थे, उस समय से यह बैठक शुरू हुई। उसमें एक फैसला हुआ कि जो पार्ट टाइम स्वीपर थे पूरे फाइनेंस सेक्टर मींस LIC, GIC की चारों कंपनियां और सारे राष्ट्रीयकृत बैंक, सारे लोगों को फुल टाइम करने का एक ऑर्डर फाइनेंस मिनिस्टर से कराने में यह महासंघ कामयाब रहा। मुझे खुशी है बताते हुए कि स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, LIC, GIC की चारों कंपनियां और सारे सेंट्रल बैंक करीब 1.5 लाख पार्ट टाइम स्वीपर्स को आपका ये महासंघ फुल टाइम करा करके आज बाबू बनाने में कामयाब हुआ। उनमें सारे लोग प्रमोट होकर के आज जो दफ्तर के बाहर बैठे रहते थे, वो सब लोग फुल टाइम हुए। फुल टाइम होने के बाद में उनका प्रमोशन भी हुआ, और हो सकता है कि सिंडिकेट बैंक की जो सिंडिकेट बैंक के मुंह से निकलता है, हमारे जो कैनरा बैंक के अब सिंडिकेट ऑब्लिक कैनरा बैंक के साथी जो है बैठे हुए हैं, हो सकता है 1, 2, 4 साथी उनमें से पार्ट टाइम स्वीपर जो प्रमोट हुए, शायद हो सकता है कोई यहां इस समय बैठा हुआ भी हो। हालांकि सतीश जी ने कहा था सभा छोटी होगी, लेकिन सतीश जी का काम, सतीश जी का कर देखो, साइज देखो, बड़ा है रे, बड़ा काम करते, छोटा काम करते नहीं, जोरदार है सतीश जी के लिए। मैं महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते आप लोगों को यही आह्वान करूंगा कि देखिए साहब, समय बहुत बुरा है, समय हमारे समाज के लिए बहुत बुरा है। 10 तारीख को परसों मेरठ के अंदर समाज की एक चौपाल हो रही है, उसमें लाखों लोगों को बुलाया गया है। सरकार पर दबाव बनाना है। पीड़ित परिवार, 4 बच्चे, एक MSc कर रहा है, 2-3 लड़कियां BEd कर रही हैं। परिवार का अकेला कमाने वाला आदमी का मकान बनाता था और उसको जिस बेरहमी से मारा गया है, तो एक एग्जाम्पल है। हर रोज ऐसी एग्जाम्पल हम लोग हर रोज देश के कोने कोने में सुनते हैं। ये बात सही गलत है? मेरा कहना यह है कि आपस में प्यार करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की बुराई बंद कर दो, एक दूसरे को सहयोग करो, एक दूसरे के पूरक बनो। देखिए, हमारी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण यह है, हमारे जितने भी लोग पेनल्टी हुई, उसमें हमारे आदमी की गवाही लगी हुई है, चाहे गांव में कोर्ट केस हुआ हो और चाहे सरकार की नौकरी में किसी को जो है ना विजिलेंस का केस हुआ हो, हमारे आदमी की विजिलेंस उसमें लगी हुई। कृपया करके इस बात से थोड़ा डरो, बाबा साहब को पढ़ो और बाबा साहब को पढ़ो और बाबा साहब को पढ़ो। लास्ट में एक पत्रकार हैं, बड़े प्रसिद्ध पत्रकार हैं और NDTV को चलाते थे, रवीश कुमार जी का नाम सुना होगा। रवीश कुमार जी एक अभी फिक्की ऑडिटोरियम में एक टीवी पोर्टल का उद्घाटन हो रहा था, उसके उद्घाटन में वो भी आए थे, सारे IAS IPS मिनिस्टर्स, बड़े बड़े लोग थे। उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप 2 शब्द बोलिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बोलता। बड़ी मिन्नत के बाद में वो खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं बोलूंगा, आप सुनोगे, कोई सवाल नहीं होगा, सही है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ समाज तो दूसरा देखा ही नहीं, बड़ा अटपटा सवाल तो है। अब आगे उन्होंने एलिब्रेट किया, तुम NDTV क्यों देखते हो? तुम NDTV क्यों देखते हो? क्या तुम्हारे समाज के, तुम्हारे हित की बात NDTV को होती है? नहीं। जैसे तुम बटन दबाते हो अपने घर में,
मेरी टीआरपी बढ़ती है, करोड़ों रुपए मुझे मिलते हैं और उस पैसे का मैं तुम्हारे समाज के खिलाफ इस्तेमाल करता हूं। बात समझ में आई? मेरा कहना यह है कि इन सब चीजों को समझो। ये सोशल मीडिया के अंतानी जी खड़े हैं, ये नेशनल दस्तक की टीम खड़ी हुई है, ये लोग आपकी आवाज को उठाने का काम करते हैं। क्यों देखते हो आप? आपको ये टीवी देखने से सास भी कभी बहुत ही देखी थी, आज वो मैडम कैबिनेट मंत्री हैं, ये तुम तो सारे लोग यहीं बैठे हो देखने वाले, गलत तो नहीं कह रहा भाई? अब ऐसा है कि ये टाइम बर्बाद मत करो, उस समय बाबा साहब के लिटरेचर को पढ़ना शुरू करो। क्या करना है? बाबा साहब, और बाबा साहब ने क्या कहा है, 22 प्रतिज्ञाएं भी देकर गए हैं, जिस पर हमारे एक मंत्री का इस्तीफा भी हुआ। किसका? राजेंद्र पाल गौतम का। 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के इस्तीफा भी हुआ और 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब लेकर गए। भारत के सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उनको पब्लिश भी किया गया है। उनको पढ़ो, उनको जीवन में उतारो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को सहयोग करो, एक दूसरे की बुराई बंद कर दो। गांव की एक लड़की जब भाग जाती है, हमारे समाज के लोग कितने खुश होते हैं, करे उसकी सज्जू की लड़की भाग गई, अरे बेवकूफ, वो समाज की बेटी है, वो तेरी भी बेटी है, मेरी बेटी है, इसमें तेरी भी बदनामी है, मेरी भी बदनामी है। बात को समझ, सोच को थोड़ा बड़ा कर, सोच को थोड़ा बड़ा कर। हमारी लड़ाई देश के सिस्टम से है, सिस्टम बहुत मजबूत है। कभी आपने विचार किया कि अमेरिका में जब ब्लैक्स को नौकर बना करके लाया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ब्लैक्स जब गए तो नौकर बना के लाए गए, ये बात सही है? आज वो ब्लैक्स वहां का ओबामा का भारत, वहां का यूएस का राष्ट्रपति भी बन गया, ये बात सही है? अरे सही गलत है? आज उनके अधिकार बराबर हो गए, उनकी भागीदारी अमेरिका में बराबर हो गई। और हमारे अंग्रेज जो आए थे इंडिया में, वो भी भारत के लोगों को गुलाम बना करके लंदन में काम करने के लिए गए। आज 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की भूमि के, यानी मूल भारतीय जो है, वो वहां पर आज एमपी बने हुए हैं जो गुलाम बनकर गए थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में यूरेशिया से लोग आए, अफगानिस्तान से लोग आए। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री से सवाल किया गया अटल बिहारी वाजपेयी साहब से, उस समय जब वो अफगानिस्तान की यात्रा पे गए, उनसे पूछा कि आप भारत के वजीर आलम प्रधानमंत्री हैं, वहां का आदिवासी, वहां का मूल निवासी, उसका आपके खिलाफ आंदोलन की स्थिति क्या है? वो हंसे, हंसकर बोले आपने कैसा सवाल कर दिया, भारत का आदिवासी, भारत का मूल निवासी का अपना कोई एजेंडा ही नहीं है, वो हमारे एजेंडे पर काम करता है। क्या करता है? हमारे एजेंडे पर काम करता है। हम उसको वैष्णो देवी भेजते हैं, उसके बच्चा जब पैदा, उसका नामकरण संस्कार हम करते हैं, उसके बच्चे की शादी हम तय करते हैं, और जब मरता है तो उसका अंतिम संस्कार भी हम ही लोग करते हैं। क्योंकि भारत के आदिवासी मूल निवासी का अपना कोई एजेंडा ही नहीं है, वो हमारे एजेंडे पर काम करता है, तो हमारे खिलाफ वो कैसे आंदोलन कर सकता है? बात को समझ में आई? अपना एजेंडा बनाओ यार। मेरी एक बात मान करके, जिनके हाथों में धागे हैं और जिनके हाथों में उंगलियों में अंगूठियां हैं, इन अंगूठियों को निकालकर उससे पूछो कि तेने 30,000 रुपए की मुझे दी, तू उसे 2,000 रुपए की ले ले, अगर ले ले तो मुझे फोन करना। अरे इन अंगूठियों में अगर इतना फायदा होता, समझ रहे मेरी बात को नहीं आप? मेरे कहने से 6 महीने उतार कर रखना, कोई नुकसान हो तो मुझे जरूर बताइएगा। हाथ में धागे बंधे हुए हैं, हाथ के धागे सड़ के उनके रंग भी बदल जाते हैं, लेकिन आदमी डर के मारे उनको ताकता नहीं। इस डर को निकालना होगा। भारत में क्या हुआ? यूरेशिया से लोग आए, वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। भारत का मूल निवास, पाकिस्तान के बंटवारे के समय इस देश में कुछ लोग रिफ्यूजी के नाम पर आए थे। किसके नाम पर आए थे? आए थे नहीं आए थे? जिनके सरनेम टूटे जा, जुड़े जा, लिए जा, दिए जा, मुठे जा, चोपड़ा, चड्ढा, चावला, ये सही है गलत है? जब आए थे उनके शरीर पे कपड़ा था क्या? हंसने का विषय नहीं है, मैं गंभीर बात कर रहा। उनके शरीर पे कपड़ा था क्या? उनके घर थे क्या? आज ये बताओ, कोई चड्ढा, चोपड़ा, चावला, यानी रिफ्यूजी, कोई करोड़पति से कम है क्या आज भारत में? अरे मैं पूछ रहा हूं, कोई कम है? पूरे देश के संसाधनों पे 47 में बंटवारे के टाइम पर जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए, आज वो भारत के मालिक बन चुके हैं। बात सही है? देश का मूल निवासी आज रोटी की लड़ाई, आज इज्जत की लड़ाई लड़ रहा है। क्या उसके पास में वाकई संसाधन है? क्या कारण है कि भारत का मूल निवासी इस देश में नौकर बना हुआ है, और जो भारत के बाहर से लोग आए आज वो मालिक बने हुए हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं सोच का फर्क है। अगर हम लोगों की सोच, मैं कहना चाहता हूं कि जब ब्लैक्स अमेरिका में गए
तो उनके पास कुछ नहीं था, वो नौकर थे। जब भारत के लोगों को लंदन ले जाएगा, उनके पास कुछ नहीं था, आज उनके पास सब कुछ है। और भारत हमारा, और भारत के हम मूल नागरिक, और उसके बाद भी इस भारत में हमारी स्थिति क्या है, मेरा ख्याल हम हर रोज देखते हैं। ये बात सही है। मैं सोशल रिफॉर्मर हूं, नेता नहीं हूं, सोशल रिफॉर्मर हूं। जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि समाज में वो बात हो जो समाज को आगे ले जाने की दिशा में कुछ थोड़ा घना अपना समझे बात आप कारगर हो सके। मेरा निवेदन आपसे यह है कि जितनी बातें आज हुई हैं, इन बातों में जितनी बातें आपके दिल तक चली जाएं, उनको जरूर अपने जीवन में अख्तियार करना, जीवन में अख्तियार करना। और जो आपके मीना साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब, हमारे सतीश जी सीनियर लीडर हैं हमारे, ये नेता आपके और हमारे सबने जो भी डायस पर हमारे सम्मानित पदाधिकारी आपकी सिंडिकेट बैंक ऑब्लिक केनरा बैंक के बैठे हुए हैं, इन सबका साथ दीजिए, इनको मजबूत करिए, इनके कॉल्स को फॉलो करिए। और जब तक नौकरी में हो तब तक तो संगठन चाहिए, नौकरी के बाद भी आपको संगठन की जरूरत पड़ेगी। कई लोग 58 साल पे कैलकुलेट कर लेते हैं, हम मेरा ट्रांसफर भी नहीं होगा, मेरा प्रमोशन भी नहीं होगा, अब मुझे संगठन की जरूरत नहीं है। सतीश जी फोन करते, फोन भी नहीं उठाते ऐसे लोग। अरे सही गलत है बात, ऐसा होता है। एक घटना बता करके आपके साथ काम आ जाए। एक अधिकारी का मजूर विहार में मकान, उस मजूर विहार की कॉलोनी में 25 लाख का मकान 1.5 करोड़ रुपए का हो गया। उसमें पहाड़ी पंडित ज्यादा थे, उनको किसी पंडित को मकान दिलवाना था। उन्होंने सर्च किया कि चमार कौन रहता है, तो एक चमार ढूंढने से मिल गया। और उसके बाद उन्होंने उसको इतना मेंटल टॉर्चर कर दिया कि 25 लाख रुपए में मकान बेचने के लिए उसे मजबूर कर दिया। लास्ट में उसकी जो पत्नी थी, वो हमारे किसी साथी की पुराने हॉस्टल में हम रहते थे, उसने उसे फोन किया कि भैया हमारे साथ तो ये हो रहा है, मकान हमें 25 लाख में देना पड़ रहा है। उसने मुझे फोन किया, फोन करने के बाद मामला यहाँ दिल्ली में हमारे सामने आया। हम सब लोगों ने चर्चा की। मजूर विहार में SHO उस समय इत्तेफाक था कि उस विकास कैटेगरी का ही था। बातचीत हुई, उसने कहा सर आप आ जाइए। गए थाने में, मजूर थाने में बुलाया गया, उनको पंडितों को ठोका गया, एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया, उनको जेल भिजवाया गया। तब जाकर वो मकान बचाने में आपका समाज कामयाब हुआ। इसलिए अगर आपके पास अच्छा मकान है, अच्छी दुकान है, आपके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हो, अमेरिका में पढ़ रहे हो या यहाँ रह रहे हो, आपको एक मजबूत समाज की आवश्यकता हर समय पड़ेगी। इसलिए आपका कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो आपके समाज को कमजोर करे। आपका हर कदम आपके समाज को मजबूती देने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। सभी को जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।